Good afternoon. Welcome back to the class of business communication. So in this lecture, we will be studying the types of linear model. As we in our last lecture we had studied about the communication models, and in that the first was the linear model, and in that now we will be studying two types of linear models today. These are the types of linear models. So the first type of linear model is Lasswell's model of communication. So ये Lasswell's model of communication theorist हेरोल्ड डी लेसवेल ने दिया था in 1948. इस मॉडल को हम एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल या फिर वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीनियर मॉडल. एंड ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल है. सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ किया था जब इसका एवोल्यूशन हुआ. तो नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ लेसवेल्स मॉडल, देयर आर 5 components of Lasswell's model. that is who, that is the sender, कौन मैसेज भेजना चाह रहा है. says what means the message, मतलब वो क्या कहना चाहता है. channel means the medium जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड कर रहा है. to whom का मतलब होता है रिसीवर, जिसको वो मैसेज, जिसके लिए वो मैसेज इंटेंडेड है, जिसको वो मैसेज पहुंचाना है. एंड द लास्ट इज what, with what effect. with what effect का मतलब है कि फीडबैक को हम पहले से ही एक एनालाइज कर लेते हैं कि इस कम्युनिकेशन का क्या फीडबैक होगा, क्योंकि जो ये मॉडल है ये लीनियर मॉडल है और लीनियर मॉडल में फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता है. ओके, तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट इज़ हु हमारा यहाँ पे कम्युनिकेटर या सेंडर होता है या सोर्स होता है मैसेज का, जो मतलब मैसेज भेज रहा है, जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है, जो सेंडर है उस मैसेज का, वो जो है वो हु को फॉर्म करता है, मतलब कौन उस मैसेज को भेज रहा है. यहाँ पर जो टाइप ऑफ एनालिसिस होता है वो कंट्रोल एनालिसिस होता है. कंट्रोल एनालिसिस क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज सेज व्हाट. सेज व्हाट का मतलब है द कंटेंट ऑफ द मैसेज, मतलब जो सेंडर है वो क्या कहना चाहता है वो हमारा सेज व्हाट में आ जाता है कि हमारे मैसेज का क्या कंटेंट होगा. यहाँ हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं. इन विच चैनल, किस मीडियम या मीडिया के थ्रू जो मैसेज है वो रिसीवर को रिसीव होगा. यहाँ हम मीडिया एनालिसिस करते हैं. टू हुम द रिसीवर ऑफ द मैसेज और एन ऑडियंस. टू हुम का मतलब होता है कि रिसीवर कौन है मैसेज का या हमारी ऑडियंस कौन है. यहाँ हम ऑडियंस एनालिसिस करते हैं. एंड लास्ट इज़ विद व्हाट इफ़ेक्ट. विद व्हाट इफ़ेक्ट का मतलब होता है जो फीडबैक है रिसीवर का टू द सेंडर. मतलब यहाँ पर हम एक एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर ये मैसेज जो सेंडर भेज रहा है उसका क्या कंटेंट होगा, किस चैनल के थ्रू जाएगा, किसको जाएगा, तो उसका क्या फीडबैक उसकी तरफ से जनरेट होगा, रिसीवर की तरफ से क्या फीडबैक आएगा. क्योंकि यहाँ पर रिसीवर कोई फीडबैक नहीं देगा, लेकिन वो एक एस्टिमेशन कर लिया जाएगा कि क्या फीडबैक रिसीवर दे सकता है. तो वो आ जाता है विद व्हाट इफ़ेक्ट, मतलब उस मैसेज का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा रिसीवर के ऊपर, उस इफ़ेक्ट से उसका क्या फीडबैक जनरेट हो सकता है. यहाँ पे हम इफ़ेक्ट एनालिसिस करते हैं. तो ये एनालिसिस क्या होते हैं. कंट्रोल एनालिसिस हेल्प्स द सेंडर टू हैव ऑल दी पावर. कंट्रोल एनालिसिस ये कहता है कि जो सेंडर है उसके पास सारी पावर है, वही मैसेज को फ्रेम करेगा, वही मैसेज सेंड करेगा. मेन रोल जो है वो सारा सेंडर का ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फीडबैक का सिस्टम नहीं होता है. नेक्स्ट इज कंटेंट एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मतलब लोग जनरली एक मतलब मैसेज को हम ये देखते हैं कि हमारे मैसेज का क्या कंटेंट होगा. और जो लोग हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स पॉलिटिकली. मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि वो किसी भी चीज़ को जनरल वे में किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने मैसेज का कंटेंट फ्रेम करते हैं. जैसे कि लोगों की सोच है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना मैसेज फ्रेम करते हैं. और इसमें हम जो हमारा
मैसेज का पर्पस है उसको लेके चलते हैं, और जो हिडन अल्टीरियर मोटिव्स मीन्स जो हिडन मोटिव्स हैं हमारे मैसेज के, उनको भी माइंड में लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने मैसेज का कंटेंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस का मतलब होता है कि जो हमारा रिसीवर है या हम नेक्स्ट इज मीडिया एनालिसिस। मीडिया एनालिसिस का मतलब है कि जिस मीडियम का हम यूज़ करेंगे जिससे हम ईज़िली अपने रिसीवर तक पहुंच सकें, जिससे जो हमारा रिसीवर है वो ईज़िली मैसेज को रिसीव कर सके, जिसका मैक्सिमम पावर हो अगेंस्ट द रिसीवर। मतलब ऐसा मीडियम हम चूज़ करते हैं जो हमारा जो रिसीवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, जिसके थ्रू उससे मैसेज ईज़िली पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑडियंस एनालिसिस। जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम एनालाइज करते हैं और हम ये देखते हैं मतलब हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है और कैसे उसे हमें अपनी बात मनवानी है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है, कैसे उसे ब्रेन वॉश करना है अपने मैसेज के थ्रू। ओके, लास्ट इज इफेक्ट एनालिसिस को हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि जो हमारे मैसेज का इफ़ेक्ट है वो टारगेट पॉपुलेशन पे क्या पड़ेगा जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। मतलब हमें जो भी टारगेट पॉपुलेशन है जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके माइंड पर हमारे मैसेज का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है ये जब ही स्टार्ट हो जाता है जब कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उससे पहले ही हम इफ़ेक्ट एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सेंडर जो है वो सबसे पहले अपना मैसेज को फ्रेम करने से पहले भी वो ये देखता है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस मैसेज का रिसीवर के ऊपर, चैनल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, रिसीवर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो इफ़ेक्ट एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना मैसेज रिसीवर को पहुंचाता है। मतलब इफ़ेक्ट एनालिसिस का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारे मैसेज का उस ऑडियंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जिसको हमें अपना मैसेज पहुंचाना है, जिसको हमें मैनिपुलेट करना है, एक्सप्लॉइट करना है। डिसएडवांटेजेस या क्रिटिसिज्म की बात करें, अगर इस मॉडल की क्या डिसएडवांटेजेस हैं या किस वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो इसमें आ जाता है डज़ नॉट इंक्लूड फीडबैक। इसमें कोई फीडबैक का सिस्टम नहीं है, हमने सिर्फ इफ़ेक्ट एनालाइज कर लिया, हमने सेंडर ने सिर्फ रिसीवर को मैसेज दे दिया। पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइज़ को इग्नोर किया गया है, यहाँ पे कहीं पर भी हमने कंसिडर नहीं किया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइज़ से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा लीनियर मॉडल है और जितने भी बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में उन सबको इसने इग्नोर कर दिया है। सिर्फ ये जो है सेंडर टू रिसीवर एक मैसेज पहुंचाने का ही काम करता है। जनरल एंड ओनली इंक्लूड्स वेरी ट्रेडिशनल टॉपिक्स। ये मतलब बहुत ज़्यादा जनरल मॉडल है, जैसे जनरली बस कम्युनिकेट किया जाता है और इसमें कोई भी मतलब जो करंट टाइम पे जितनी भी बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में उन सबको इग्नोर कर दिया गया है। सेड टू बी प्रोपेगेंडा बेस्ड एज इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन रिजल्टिंग द आउटकम्स एंड जनरली यूज टू मीडिया परसुएशन फॉर मीडिया परसुएशन। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली प्रोपेगेंडा बेस्ड होता है और इसमें इसका ज़्यादा फोकस होता है आउटकम्स पे। जनरली जब हम मीडिया परसुएशन करते हैं, मतलब कोई भी मीडिया के थ्रू हम कोई भी अपना मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के बीच में, तो हम ये मॉडल का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें फीडबैक बस हम एक एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे ये कहने से ऑडियंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम उस चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं। प्रोपेगेंडा बेस्ड होता है इसी तरीके से ये मॉडल। नेक्स्ट इज़ एरिस्टोटल मॉडल। ये भी एक लीनियर मॉडल का ही टाइप है। तो एरिस्टोटल मॉडल ग्रीक फिलोसोफर ने दिया था एंड राइटर दैट इज़ एरिस्टोटल, एंड उन्होंने ये मॉडल कम्युनिकेशन का ओरल कम्युनिकेशन के लिए सेटअप किया था। ये फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और इसको 300 BC से पहले प्रपोज किया गया था
और ये सब वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन मॉडल है। सो इसका मेन जो मॉडल है इसमें बेसिकली स्पीकर आ जाएगा जो स्पीच देगा, मतलब वो अपना जो मैसेज है वो स्पीच के थ्रू देगा क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन है हमारा। वो ऑडियंस तक अपना मैसेज सेंड करेगा और ऑडियंस पे उसका इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। ये एक लीनियर मॉडल है, इसमें भी कोई फीडबैक का सिस्टम नहीं है। सीधा इसमें क्या है कि एक मतलब सिर्फ ये ओरल कम्युनिकेशन के लिए ही एरिस्टोटल ने ये मॉडल डेवलप किया है। एरिस्टोटल मॉडल जो है वो मेनली फोकस करता है स्पीकर और स्पीच पर। हमने देखा कि सिर्फ इसका फोकस स्पीकर पे है जो मैसेज दे रहा है उस पर, और स्पीच जो मतलब मैसेज पहुंचाया जा रहा है उस पर। और इसके 5 प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। It is a speaker centered model as the speaker has the most important role in it। यहाँ ये पूरा का पूरा speaker centered model है क्योंकि speaker का यहाँ पे बहुत important role होता है। वो अपनी speech देता है audience को, audience का तो यहाँ पे role सिर्फ listening का ही है और कोई उनका रोल नहीं है, लेकिन स्पीकर का ही सारा रोल है क्योंकि उसको अपना मैसेज ऑडियंस को देना है। ठीक है, और ये वन वे है क्योंकि फ्रॉम स्पीकर टू रिसीवर ये मूव करता है। जो स्पीकर है उसको जो भी कहना है, जो भी स्पीच देनी है, वो उसको पहले से ही ऑर्गेनाइज कर लेता है बिफोर हैंड अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। और ओकेजन का यहाँ पे क्या मतलब है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो उसको पहले ही फ्रेम कर लेता है। और स्पीच को इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जिस ऑडियंस को वो दी जा रही है वो उससे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकें। अगर मतलब यहाँ पे सिर्फ स्पीकर को बोलना ही है, अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा अपनी ऑडियंस को। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप public speaking skills and create propaganda and is speaker oriented and focuses on audience interaction in communication. There is no concept of feedback। ये मॉडल बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग के लिए दिया गया था, प्रोपागेंडा क्रिएट करने के लिए ये मॉडल को बनाया गया है। और इस मॉडल का जो फोकस है वो सिर्फ स्पीकर से ही रिलेटेड होता है। यहाँ पे फीडबैक का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक पॉलिटिशियन है, वो स्पीच दे रहा है क्योंकि उसे वोट चाहिए हैं अपने ऑडियंस से इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन का टाइम हमारा ओकेजन हो गया, ऑडियंस हमारे सिविलियंस हो गए जिनको वो स्पीच दे रहा है, पॉलिटिशियन हमारा स्पीकर हो गया। जो सिविलियंस हैं वो वोट करेंगे जब वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बाय द थिंग्स जो पॉलिटिशियन कह रहा है अपनी स्पीच में। तो इसीलिए जो कंटेंट होगा, जो भी मतलब स्पीकर कहेगा अपनी स्पीच में, वो पहले से ही प्रिपेयर किया जाएगा अब उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे जो ऑडियंस की सिचुएशन है वो ये है कि उनको किसी चीज़ की शॉर्टेज चल रही है, तो जो स्पीकर है वो पहले ही अपने मैसेज में उस सिचुएशन को लेके चलेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा कि वो मतलब वो पॉलिटिशियन क्या कहेगा कि हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ से क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी और उसी को वोट करेगी। ओके, एरिस्टोटल मॉडल के कुछ एलिमेंट्स हम देख लेते हैं गुड कम्युनिकेटर के क्या होते हैं। फर्स्ट इज ईथोस। मतलब यहाँ पर यह है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए एरिस्टोटल मॉडल में कहा गया है कि ये एलिमेंट्स होने चाहिए स्पीकर के अंदर। तो पहला है ईथोस। ईथोस का मतलब होता है वो फीचर्स जो एक स्पीकर को क्रेडिबल बनाते हैं उसकी ऑडियंस के सामने, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी को शो करते हैं, उसकी बात पे लोग यकीन करें। वो फीचर्स स्पीकर के उसकी क्रेडिबिलिटी को बनाते हैं। जैसे करप्ट पॉलिटिशियन वर्सेस गुड पॉलिटिशियन, तो जो अच्छा पॉलिटिशियन है उसकी बात पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू द करप्ट पॉलिटिशियन। नेक्स्ट इज पाथोस।
पाथोस का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी हम कह रहे हैं उससे हम एक इमोशनल बॉन्ड अपनी ऑडियंस के साथ क्रिएट कर सकें। अगर एक विलेज में पानी की ज़रूरत है और पॉलिटिशियन ये कहता है कि वो डैम बिल्ड कर देगा ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए, तो वो एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर लेगा उस ऑडियंस के साथ में। एंड लास्ट इज लोगोस। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। लोग जो हैं वो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, तो जो भी हम बात कहते हैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वो कैसी होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए। और हमें उस जो भी हम कह रहे हैं उसकी प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ भी कह दिया, कोई भी इलॉजिकल बात कह दी तो हम अपने जो ऑडियंस है उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अब इस मॉडल को क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया? क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। इसमें कोई फीडबैक का कंसेप्ट नहीं था। इट इज़ वन वे फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस है, सिर्फ स्पीकर से ऑडियंस की तरफ मैसेज जा रहा है, कोई भी फीडबैक का सिस्टम नहीं है। नो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर लाइक नॉइज़ एंड बैरियर्स। नॉइज़ और बैरियर्स को यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया, और ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए है। मतलब जैसे कोई भी पॉलिटिशियन हो गया, जो भी पर्सन कोई स्पीच दे रहा है उसके लिए ये मॉडल सूटेबल है। सो वी विल कवर दीज 2 मॉडल्स इन दिस लेक्चर। थैंक यू।